जब उन्होंने घोषणा की कि ग्रेविटी फॉल्स पर एक नई किताब आने वाली है तो मुझे मानना होगा कि मेरी चीख निकल गई थी, जो बहुत ही अमानवीय थी। कछुए, मैं इस सीरीज का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और यह नई किताब बहुत अच्छी लगी। ये डायरी 3 के गायब पन्नों को वापस लाएगी, बिल सिफर की कहानी, पाइन के पारिवारिक रहस्य, जीवन का अर्थ, और यह पूरी तरह से प्रामाणिक थी। अफसोस आप इसे भूल नहीं सकते। इसे बिल सिफर ने लिखा है, जिससे मैं उलझन में पड़ गया। श्रृंखला के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि बिल की मृत्यु हो जाती है। वह बड़ा लड़का पूरी तरह से नष्ट हो गया और केवल एक मूर्ति ही बची। और यदि आप गहराई से खोज करें तो आपको केवल एक ही बात के पर्याप्त प्रमाण मिलेंगे कि बिल पुनर्जन्म लेना चाहेगा, लेकिन वह एक भिन्न रूप में वापस आएगा। यह ऐसी बात है जिसके बारे में या तो आप पहले से ही जानते थे क्योंकि आपने कई साल पहले मेरा एक वीडियो देखा था, या फिर आपको अभी पता चला और आपका दिमाग फट गया। मैं आपको अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए उस वीडियो को देखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं, तथा इस पुस्तक के प्रकाशित होने तक बिल के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उससे पूरी तरह अवगत होने के लिए भी। लेकिन यदि आप बहुत आलसी हैं तो यहाँ एक अति छोटा सा सारांश दिया गया है। अंतिम एपिसोड में बिल सिफर अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक्सोलोटल नामक किसी व्यक्ति को वापस लौटने की प्राचीन शक्ति के साथ बुलाता है। बाद में हमें यह सब कुछ एक्सोलोटल द्वारा स्वयं पढ़ी गई एक कविता से पता चला, जो कुछ समय बाद एक पुस्तक में प्रकाशित हुई। कविता कुछ इस प्रकार है। 60 डिग्री जो 3-3 में आती है, जो बर्च के पेड़ों के भीतर से देखता है, अपने ही आयाम को जलते हुए देखा। घर की याद आती है और वापस नहीं आ सकता। कहता है कि वह खुश है, वह झूठा है। आग के लिए आगजनी को दोषी ठहराता है। अगर वह दोष से बचना चाहता है तो उसे मेरा नाम लेना होगा। अपने अपराध को क्षमा करने का एक तरीका, एक अलग रूप, एक अलग समय। इसलिए मुख्य विश्वास यह था कि बिल ने मरने से ठीक पहले एक्सोलोटल का आह्वान किया था और सीधे ही किसी अन्य समय में किसी और के रूप में पुनर्जन्म लिया, जिसका मिशन अपने आयाम को नष्ट करने के अपराध को समाप्त करना था। इस पुस्तक की घटनाओं से कुछ ऐसा निकल जाता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, इसे बिल साइफर ने सीरीज के अंत के बाद लिखा था। तो हाँ, मुझे नींद की जरूरत नहीं है। मुझे जवाब चाहिए, क्या बिल साइफर वाकई मर चुका है? यह सौभाग्य की बात है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो यह सोच रहा हूँ। ये प्रश्न मुझे परेशान करता रहता है, मेरे मौजे में कांटे की तरह। क्या बिल सिफर सचमुच मर चुका है? वियर्डमेगेडन के बाद से मैंने स्टैनली के दिमाग पर कई परीक्षण किए। उनके भयानक चुटकुले अभी भी बरकरार हैं और मैंने आयामी रिसाव के लिए मूर्ति का निरीक्षण किया। हमने भी बारी बारी से मूर्ति पर लातें मारी और स्टैनली ने भी लोहे की छड़ से कुछ वार किए। मैंने अपने द्वारा एकत्रित की गई सभी सिफर आकार की वस्तुओं को जला दिया तथा यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए अपने सभी $1 के नोट भी फेंक दिए। स्टैनली ने बेशक उन्हें ढूंढ लिया और अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मेमोरी गन का असर स्थायी नहीं है। अगर यादें वापस आ सकती हैं तो मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि और क्या वापस आ सकता है। पता चला कि बिल की पुस्तक के पहले कुछ पृष्ठों पर स्टैनफोर्ड द्वारा लिखे गए पन्ने चिपके हुए हैं, जो उनकी पत्रिकाओं के समान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमें बाद में पता चलता है, फोर्ड को बिल की किताब उसकी संपत्ति के बीच मिलती है और वह पाता है कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता। फोर्ड इसे जलाने, इसमें छुरा घोंपने, आणविक रूप से इसे अस्थिर करने और यहाँ तक कि इसे वॉर्डल्स को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किताब हमेशा वापस आ जाती है। फोर्ड के अनुसार इस पुस्तक के बारे में पहले से ही किंवदंतियां थीं, एक शापित पुस्तक जिसका एकमात्र उद्देश्य बिल की आवाज को उसके पन्नों में प्रकट करना था। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी यह प्रत्येक बार अलग अलग दिखाई देती है, पाठक के मन के आधार पर खुद को बदलती और फिर से लिखती है। इस प्रकार हम पुस्तक द्वारा चुने गए अगले शिकार हैं और एक छोटे से आह्वान अनुष्ठान को करने के बाद, जो बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है, बिल एक छोटे से एकालाप के साथ सचमुच पृष्ठों के माध्यम से चलता हुआ दिखाई देता है। आप शायद सोच रहे होंगे, बिल आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर किताब क्यों लिख रहे हैं, है ना? मुझे इसे पढ़ने क्यों दिया? और क्या आप मर चुके हैं? क्या आप मर चुके हैं या क्या बात है? मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले कुछ पन्नों में बिल अपने जवाबों के साथ पूरी तरह से असंगत है। यहाँ तक कि बिल के साथ उसका एक साक्षात्कार अनुभाग भी है और अगर वह मर चुका है तो उसका जवाब हाँ है। और जबकि मुझे यह रहस्य उद्घाटन पसंद है कि वह फिनीस का संभावित जैविक पिता है और बिल ने जाइलोफोन बजाते हुए यूट्यूब वीडियो के साथ सर्वनाश के लिए माफी मांगी, यहाँ बिल्कुल भी जवाब नहीं है। इसलिए हमें कई पन्नों को छोड़कर परलोक अनुभाग में जाना चाहिए। यहाँ बिल से सीधे पूछा जाता है कि अगर वह मर गया तो वह कहाँ है। बिल जवाब देता है कि यह केवल समय की बात थी कि उसके दुश्मनों में से एक उसे हरा देगा। इसलिए वह एक छोटी सी योजना बी का उपयोग करता है, जिसने उसे अपनी किताब लिखने और अपने बदला लेने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया। और नहीं, वह नरक में नहीं है। बिल ने मृत्यु के बाद की अपनी जगह का वर्णन इस तरह किया है। जरा दूर किसी ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ संगीत हमेशा बेसुरा रहता है, जहाँ हर कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन कोई भी खुश नहीं है। इस बिंदु पर यह बहुत स्पष्ट है कि बिल हमें यह नहीं बताना चाहता कि उसके साथ क्या हुआ, और पुस्तक के अंत में आकर वह हमें अपनी योजना बताता है।
हमें ग्रेविटी फॉल्स जाना है, मूर्ति से हाथ मिलाना है और बिल के साथ स्थान बदलना है ताकि वह हमारा शरीर रख ले और हम बिल के शब्दों में परलोक में उसके आरामदायक VIP अपार्टमेंट में रह सकें। इस प्रकार वह अजीब मेगाडॉन को फिर से शुरू करने और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन हमारी किस्मत से पाइन्स परिवार ने किताब के अंतिम पन्नों के बीच कुछ पत्र छोड़े जिससे बिल के साथ संबंध टूटने में कामयाब हो गया। और तब हमारे पास सत्य है, एक कविता के रूप में। जिस दिन बिल सिफर की मौत हुई, उसने वह चाल चली जो उसने पहले कभी नहीं आजमाई थी। टूटा हुआ अभी मरा नहीं। सिफर ने ठग के दिमाग में एक हताशा भरी गुहार, कुछ घबराई हुई प्रार्थनाएं छोड़ दी ऊपर वाले फरीली लड़के से मिलने के लिए। अंतरिक्ष के बाहर एक टैंक में विपरीत लोग आमने सामने मिले। फिर से जीने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए था। उसने अपने पुराने दोस्त से अपनी दलील रखी। जी हाँ, बिल अपनी आखिरी सांसों पर एक्सोलोटल के पास गया और उससे फिर से कोशिश करने की भीख मांगी। एक्सोलोटल उसे बताता है कि वह इनकार करते हुए बड़ा नहीं हो सकता और उसे फिर से जीने के लिए अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उसे सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अपराधों को आत्मसात करने के तरीके की। हालांकि अपना रूप बदलने में उसे कुछ समय लगेगा। बिल को लगा कि उसके पास वह तरीका है कि वह छिपकली को बेवकूफ बनाने में सक्षम था। आखिरकार वह कभी पराजित नहीं हुआ था और उसके लिए कोई भी परीक्षा इतनी कठिन नहीं थी, या ठीक है, एक को छोड़कर। बिल को समय की धारा से बाहर 5150 आयाम में टेरा प्रिज्म नामक स्थान पर भेजा जाता है। हमारे पास इस स्थान के बारे में बहुत कम विवरण है, लेकिन हम देखते हैं कि बिल पुनर्वास में फंसा हुआ है, जहां खलनायक, जादूगर और दुनिया को निगलने वाले अन्य वास्तविकताओं के टाइटन्स हैं जो अन्य रूपों में पुनर्जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बहुत शक्तिशाली प्राणी प्रतीत होते हैं और जाहिर तौर पर सबसे शक्तिशाली बिल और द बीस्ट हैं, जो उस विशाल कुत्ते के रूप में सामने आते हैं जिसे माइबेल ने उस समय देखा था जब उसने बहुत अधिक एक्सपायर कैंडी खा ली थी। क्रूर। टेरा प्रिज्म के एक अधिकारी ने माफी मांगते हुए बताया कि बिल ने हमसे संपर्क करने के लिए अपनी चिकित्सीय पत्रिका अव्वा का इस्तेमाल किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फोर्ड को इस पुस्तक के बारे में पहले से कैसे पता था, क्योंकि टेरा प्रिज्म समय रेखा के बाहर मौजूद है। बिल एक विशेष मामला है क्योंकि उसने पहले दिन ही दंगे भड़काए थे और उसे एकांत कारावास में रखा गया था। हालांकि उन्होंने पहले से ही उसके सेल में स्व सहायता पोस्टर लगा दिए थे, यह देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिलती है। इसलिए उन्होंने उसे अपना सत्र समाप्त करने के लिए 5 मिनट और दिए और फिर पुस्तक जब्त कर ली। बिल अपनी किताब का अंत मनोवैज्ञानिक रूप से टूट कर करता है, लेकिन कहता है कि यह केवल समय की बात है कि कोई उसे रिहा करे। उसे 10 लाख अनुयायियों की जरूरत नहीं है, बस एक की। उसे किताब खोलने के लिए बस एक इंसान की जरूरत है, कोई ऐसा जो उसका हाथ मिला सके। और उस दिन बिल टेरा प्रिज्म से बचकर वापस आ जाएगा, या कम से कम उसे ऐसी उम्मीद है, जैसा कि पहले कुछ पन्नों में पाए गए रंग कोड से पता चलता है। एक्सोलोटल को लगता है कि वह जीत गया है, लेकिन बिल का खेल अभी शुरू ही हुआ है। यह बहुत उत्सुकता की बात है, क्योंकि हालांकि यह निश्चित नहीं है, ऐसा लगता है कि वे भविष्य में कुछ और करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले हमारे द्वारा खोजी गई गुप्त वेबसाइट के साथ मिलकर ग्रेविटी फॉल्स में नए रोमांच या कुछ और हो सकता है। लेकिन हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।